ऑलराइट, सो वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रिंग बूट में हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। पिछले वीडियो में हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी और काफ़ी टाइम लग गया। आई हैवंट थॉट कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग बात करते हैं कोड की। मैंने आपको बताया था जावा के अंदर में एक com.gig24 नाम का हमारा पैकेज होगा जिसके अंदर हमको कोड लिखना है। हम लोग पहला कोड लिखते हैं, एक सिंपल सा रेस्ट एपीआई बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिंपल रेस्ट एपीआई चलती है स्प्रिंग बूट के अंदर। रेस्ट एपीआई बनाने के लिए मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी सिंपल सी जावा की। नाम मैं इसका कुछ भी देता हूँ, टेस्ट दे देते हैं या फिर अभी इसका नाम दे देते हैं हेल्थ। हेल्थ हम लोग एक कंट्रोलर के अंदर बनाना चाहिए वैसे हमको, लेकिन अभी हम लोग बाहर में ही बना रहे हैं। कंट्रोलर क्या होता है बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन अभी मैंने एक सिंपल सी क्लास बना दी है इस पैकेज के अंदर। क्लास को हमको एक रेस्ट कंट्रोलर बनाना है, तो हम लोग @REST कंट्रोलर एनोटेशन देंगे और इस एनोटेशन को इंटेलिज हमारे लिए ऑटो इंपोर्ट कर देगा org.springframework.web-bind एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर से। अब ये रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है? रेस्ट कंट्रोलर मतलब जब भी हमारी एप्लीकेशन रन करेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट पे रन हो रही है, एक पर्टिकुलर मैपिंग होती है। जैसे आप मान लो अभी के लिए हम लोग स्लैश पे हैं, ठीक है, लोकल होस्ट 8080 स्लैश। स्लैश का मतलब होता है रूट, आप एप्लीकेशन के रूट में हो। स्लैश दो ना दो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग मैपिंग क्रिएट करते हैं, हम लोग एपीआईज बनाते हैं। यानी कि अगर मैं लोकल होस्ट 8080/हेल्थ पे चाहूँ तो कुछ रिटर्न करा सकता हूँ। तो जैसे ही यूज़र लोकल होस्ट /हेल्थ पे जाएगा, अभी हमको एरर मिल रहा है, हेल्थ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ रिटर्न हो। तो इस तरीके की रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हमको हमारी क्लास को रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन देना होता है। इस एनोटेशन को हम लोग डीप में और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि एक्चुअली में क्या होता है रेस्ट कंट्रोलर, किन दो कंट्रोलर से मिलके बनाए, पहले क्या होता था। लेकिन अभी के लिए हम लोग जल्दी से एक एपीआई बनाना सीखते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्लास को हमको रेस्ट कंट्रोलर बनाना पड़ता है, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर बनाने के बाद में हमको रेस्ट कंट्रोलर के साथ एक और एनोटेशन होता है रिक्वेस्ट मैपिंग का। रिक्वेस्ट मैपिंग का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर मेथड या ये पर्टिकुलर क्लास कब चलाओगे आप। ये पर्टिकुलर क्लास में चलाना चाहता हूँ जब यूज़र लोकल होस्ट कॉलन मेरा पोर्ट नंबर दे के /हेल्थ पे जाए। अब यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 8080 तक हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, ये तो ठीक है, ये हमारा बेस रूट डोमेन है, ठीक है। रूट हमारा अगर अभी तो लोकल होस्ट इसलिए 8080 पे चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो भी होगा वो हम लोग डिफाइन करते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर। अभी के लिए हम लोग बनाते हैं /HEALTH हेल्थ। यानी कि जैसे ही यूज़र /हेल्थ पे हिट करेगा तो ये पर्टिकुलर क्लास चलेगी। इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग रिटर्न कराते हैं। हेल्थ चेक नाम दे देते हैं इस मेथड का, ये सिंपल जावा का मेथड है। इस मेथड में हम लोग रिटर्न करा देते हैं ओके, जस्ट ओके रिटर्न करा देते हैं, के भी कैपिटल ही कर देते हैं। तो ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड रिटर्न कर रहा है सिर्फ एक स्ट्रिंग दैट इज़ ओके। अब इस मेथड को डायरेक्टली अगर मैं चलाने की कोशिश करूं तो पहले तो हमको यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, यानी रीलोड करना पड़ेगा इसको, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। इस मेथड को भी हमको एक टाइप की एपीआई बनाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मेथड पे एक और एनोटेशन देते हैं दैट इज़ गेट मैपिंग, यानी हम लोग इसको एक गेट एपीआई बनाना चाहते हैं। अब इस गेट मैपिंग के अंदर भी मैं कुछ और पाथ दे सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ चेक, CHEC के चेक। और इस जब एप्लीकेशन को मैं रीरन करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या बन रहा है, डेटाबेस से कनेक्शन हो गया है, सब कुछ चल रहा है, दैट्स वेरी गुड। जाते हैं वापस से और मैं अब लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 8080/health CHEC के चेक। तो जैसे ही हेल्थ हमने लिखा, स्प्रिंग बूट को पता चल गया कि अब हमको जाना है इस क्लास के ऊपर, क्योंकि /हेल्थ तो क्या है, ये वाली क्लास पे जाना है। उसके बाद में हमने लिखा चेक। चेक मतलब क्या, ये वाले मेथड को चलाना है और ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या रिटर्न कर दिया, ओके, दैट्स ऑल। सो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी एपीआईज बनाएंगे और ये तो हमारी पहली बेसिक एपीआई। अगर मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा और मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ हमारी एप्लीकेशन को, तो अब हमारा /चेक रिमूव हो चुका है। हमारे पास में अब कोई ऐसी एपीआई नहीं है जो /चेक करके चल रही हो। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, मुझे एरर मिली, ऐसी कोई एपीआई है ही नहीं। अब मैं जाता हूँ /हेल्थ पे, केवल /हेल्थ पे, तो मुझे मिल गया ओके। ये क्यों चला, क्योंकि जब हम लोग ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्राउज़र हमेशा गेट की रिक्वेस्ट करता है। गेट रिक्वेस्ट करता है तो हमारे पास में ऑलरेडी एक गेट एपीआई है जिसका कोई भी यूआरएल नहीं है खुद का, लेकिन
हमारे पेरेंट का यूआरएल है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग जब मैंने क्लास पे लगाई है तो अंदर जितने भी मेथड्स होंगे, जितनी भी एपीआईज होंगी, वो सब /health से ही शुरू होंगी। तो हमने हेल्थ चेक के लिए एक एपीआई बना दिया है। अब मैं इस हेल्थ एपीआई को चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है कि हम लोग एक हेल्थ एपीआई बना के रखें, ताकि ये बेसिकली चेक करने के लिए कि सर्वर अप एंड रनिंग है या नहीं। अभी के लिए मैंने उसको हटा दिया है। इस com.gig24 के अंदर मैं एक नया पैकेज बनाना चाहता हूँ और उस पैकेज का मैं एक स्पेसिफिक नेम दूंगा कॉल्ड कंट्रोलर। ये नाम मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्प्रिंग बूट के अंदर आपको कुछ कन्वेंशन फॉलो करने होते हैं। ये एक ओपिनियटेड फ्रेमवर्क है। आपने सुना होगा कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो अनओपिनियटेड होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस जेएस में भी बैकएंड लिखते हो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, वो अनओपिनियटेड है। यानी कि वो आपको एम्फेसाइज नहीं करता, आपको फोर्स नहीं करता कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज़ करो। लेकिन स्प्रिंग के अंदर कुछ कन्वेंशन सेट हैं जो फॉलो किए जाते हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, और उनको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग एक कंट्रोलर नाम का पैकेज बना रहे हैं। इसके अंदर हम लोग सारी ही एपीआई के, आप बोल सकते हो सारे ही रेस्ट कंट्रोलर्स बनाएंगे। जो हमने अभी हेल्थ के लिए एक रेस्ट कंट्रोलर बनाया, सारे कंट्रोलर्स हम लोग इस कंट्रोलर नाम के पैकेज के अंदर बनाएंगे। पहले हम लोग एक जावा की क्लास बना लेते हैं, हमारा बेसिक कंट्रोलर बना लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टू डू कंट्रोलर। अगेन इसको हम लोग रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट कर देते हैं, रेस्ट कंट्रोलर। और रिक्वेस्ट मैपिंग भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, /to do। यानी हमारी एपीआई स्टार्ट होगी किससे? localhost :8080/to do। और ये एक रेस्ट कंट्रोलर बन गया। अब इसको कंट्रोलर ही क्यों बोलते हैं, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि ये हमारी सारी रिक्वेस्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। यूज़र रिक्वेस्ट कहाँ करेगा? यूज़र रिक्वेस्ट कर सकता है यूआरएल के थ्रू। अब यूआरएल के थ्रू जब यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है तो कोई तो होना चाहिए जो इन रिक्वेस्ट को हैंडल करे, कोई तो होना चाहिए जो इन रिक्वेस्ट को कंट्रोल करे। तो अगर यूज़र ने हेल्थ लिखा है तो एक कंट्रोलर हम लोग बनाएंगे जो हेल्थ की रिगार्डिंग जितने भी हमारी एपीआईज उनको कंट्रोल करेगा। अगर यहाँ पे मैंने /to do लिखा है तो कोई तो एक कंट्रोलर हो जो कंट्रोल करे सारी टूडूज के रिगार्डिंग एपीआईज, तो इसलिए इसको हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। आप एक टू डू क्रिएट कर सकते हो, आप उस टू डू को रीड कर सकते हो, यानी कि जब मैं वापस से उस एप्लीकेशन में लॉगिन करूँगा या फिर उस एप्लीकेशन को खोलूँगा तो पुराने जितने भी मैंने टू डू क्रिएट किए थे वो सब दिखने चाहिए। तो रीड। अपडेट का मतलब होता है अगर मुझे कोई टू डू अपडेट करना है, जैसे मान लो एक फील्ड है या फिर टू डू है, उसके अंदर में मुझे उसको मार्क करना है कि ये कंप्लीट हो गया, तो मैं उसको मार्क कर सकता हूँ, उसको अपडेट कर सकता हूँ टू डू को, उसका टाइटल अपडेट कर सकता हूँ, तो ये हो गया अपडेट। और कोई टू डू डिलीट करना है तो डिलीट। तो हमारी टू डू एप्लीकेशन के अंदर हम लोग CRUD फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक डेटाबेस जिसके अंदर हम लोग चीज़ें सेव कर पाएँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे JPA का, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हमको इंट्रोड्यूस करनी है, एक एक करके देखते हैं। कंट्रोलर के अलावा भी और पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा मैंने बोला कि एज इट इज़ हमको लिखने पड़ते हैं क्योंकि ये कन्वेंशन है। कंट्रोलर के बाद एक आता है एंटिटी, ठीक है, बना देते हैं पहले। उसके बाद होता है सर्विस। एक एंटिटी होता है, एक होता है सर्विस हो गया। एक और हमको पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं न्यू पैकेज रिपोजिटरी हम लोग इसको नाम दे देते हैं। तो ये सारे हमारे आप बोल सकते हो पैकेजेस बन गए, ठीक है। अब इनके अंदर एक एक करके जाते हैं और सबसे पहले हमको बनानी होती है एंटिटी। एंटिटी को कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कई आपको कंपनी के कोड बेसिस हो सकते हैं, वहाँ पे अगर आप स्प्रिंग बूट का कोड खोल के देखो तो आपको एंटिटी नाम का पैकेज ही नहीं दिखेगा, आपको दिख सकता है मॉडल, MODEL मॉडल, ठीक है, मॉडल आपको दिखेगा। लेकिन वैसे तो फंडामेंटली दोनों थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। तो आपको एंटिटी यहाँ दिख रहा है या फिर आपको मॉडल दिख रहा है, बात दोनों की सेम ही है। ये क्या है? ये बेसिकली वो क्लास है जिस क्लास से हम लोग डेटाबेस में कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक है रिपोजिटरी बेसिकली JPA, आप बोल सकते हो JPA और हाइबरनेट के लिए यूज़ होती है। एक है सर्विस आप बोल सकते हो कि जो भी आप जावा का कोड बिजनेस लॉजिक लिखना चाहते हो वो सर्विस में लिखते हो। हम लोग सबसे पहले एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एंटिटी फोल्डर जो है, पैकेज जो है, इसके अंदर हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इस क्लास का नाम दे देते हैं टू डू, सिंपल सा। इसके अंदर हमको डिफ़ाइन करना होगा कि आप क्या कुछ सेव कराना चाहते हो टू डू में। आप ऐसा मान लो कि ये जो एंटिटी है ना, ये एंटिटी एक रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस की, एक टेबल का।
यानी डेटाबेस में अगर आपको एक टेबल बनानी है, मान लो टू डू नाम की, तो उस टेबल में क्या कुछ फील्ड होगी, रो और कॉलम्स होते हैं ना, एक होती है रो, एक होता है कॉलम, ठीक है। तो कितने कॉलम्स आपको चाहिए, टेबल में क्या कुछ होगा, वो हम लोग इस क्लास में डिफाइन करते हैं। और फिर हाइबरनेट और जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए हमारे लिए वो रो बना देगा टेबल के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप एक टेबल बना रहे हो तो उस टेबल के अंदर में होनी चाहिए एक प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं लॉन्ग, LONG, लॉन्ग डेटा टाइप लेते हैं और हम लोग बोल देते हैं आईडी। हमारे टू डूज़ की, हर टू डू की एक आईडी होगी और ये प्राइवेट हम लोग बना रहे हैं, प्राइवेट हम लोग बनाते हैं। ये बेसिकली स्प्रिंग से रिलेटेड नहीं, हम लोग इसको क्यों प्राइवेट बना रहे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यानी कि हम लोग इसको बस प्राइवेट रख रहे हैं ताकि कोई और गलती से इस वेरिएबल को चेंज ना कर दे कहीं और प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। उसके बाद में आते हैं हम लोग एक और फील्ड बनाते हैं, प्राइवेट ही रखते हैं। क्या होगा और हमारे टू डू के अंदर हम लोग बोलते हैं एक होगा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग टाइप का टाइटल होगा, हर टू डू का एक टाइटल होगा। सिमिलरली प्राइवेट हम लोग बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का डिस्क्रिप्शन, हर टू डू का एक डिस्क्रिप्शन होगा। यानी कि जो आप टू डू लिखोगे उसका टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन भी तो दोगे, और वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग ही होगा। उसके अलावा और क्या हमको चाहिए होगा, उसके अलावा हमको चाहिए होगा प्राइवेट क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट। क्रिएटेड एट किस टाइप का होगा, हम लोग जावा के अंदर हमको मिलता है लोकल डेट टाइम, लोकल डेट टाइम हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। लोकल डेट टाइम इंपोर्ट हो गया java.time से, तो इस टाइप का होगा हमारा क्रिएटेड एट। यानी कि ये बताएगा कि आपने टास्क बनाया है। अगर मैं आज एक टास्क बना रहा हूँ तो क्रिएटेड एट में आज की डेट और टाइम आएगा, ठीक है, डेट आएगी बेसिकली, आप ये मान लो। अब हमको ये टेबल के अंदर ये सारी फील्ड चाहिए। क्या मैं बनाऊँगा टेबल, क्या पोस्टग्रेस के अंदर जाके अब मैं ये टेबल बनाने बैठूंगा, नहीं। हाइबरनेट को लेके आए हम लोग, हाइबरनेट ही काम करेगा हमारे लिए। लेकिन क्या हाइबरनेट खुद से कर देगा बिना कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिए, हमको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी हमारे ORM को, और हमको बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो क्लास है वो एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये क्लास हमारी, थोड़ा सा इंपोर्ट को ऊपर कर देते हैं, ये क्लास एक एंटिटी क्लास है। तो मैं यहाँ पे एक एनोटेशन यूज़ करूँगा कॉल्ड एंटिटी। ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक डेटाबेस में सेव होने वाली क्लास है। यानी कि इसको आप डेटाबेस की टेबल के जैसे ट्रीट करो, और आपको डेटाबेस में यही टेबल एग्जैक्ट बनानी है। एक टेबल बनानी है टू डू नाम की, जिसके अंदर ये सारी फील्ड होंगी, ये सारे कॉलम्स होंगे, और इन टाइप्स के होंगे। टाइप कन्वर्जन भी खुद से कर देगा स्प्रिंग बूट हमारे लिए। स्ट्रिंग यानी कि वैरकैर 255 आई थिंक होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़, तो वैरकैर 255 बना देगा पोस्टग्रेस में। एक डिस्क्रिप्शन नाम की फील्ड बना देगा जिसका अगेन वैरकैर 255, एंड लोकल डेट टाइम, वो डेट टाइम के हिसाब से जो भी डेटा टाइप होता है पोस्टग्रेस के अंदर उसको बना देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक एरर आ रही है, ये एरर बोल रही है कि एंटिटी शुड हैव अ प्राइमरी की। यानी कि आप टेबल तो बना रहे हो, लेकिन हर टेबल की एक प्राइमरी की होनी चाहिए ताकि आप यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर पाओ। अगर बिना प्राइमरी की के हम लोग सारी चीज़ें सेव करते रहे तो हम लोगों को रिट्रीव करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिट्रीव करेगा कैसे हाइबरनेट, जेपीए जो भी है। प्राइमरी की बनाने के लिए हमको सीक्वल के सिंटेक्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीक्वल का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता था, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम आता था, और हमको यहाँ पे फील्ड बनानी पड़ती थी कि क्या कुछ चाहिए आपको, नेम चाहिए, नेम जो है अगर वो प्राइमरी की करना है तो आप यहाँ पे लिखते थे प्राइमरी की। लेकिन यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको यहाँ पे सिर्फ एक एनोटेशन यूज़ करना है, @ID। ID छोटा है, ठीक है। ID जैसे ही आप एंटर करोगे, ये एरर भी यहाँ से हट गई, और हमने हमारी ID को क्या कर दिया है, प्राइमरी की बना दिया यूजिंग दिस एनोटेशन। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है टू डू, यानी कि डेटाबेस के अंदर टू डू नाम की टेबल बन जाएगी, ठीक है। टू डू नाम की टेबल बन जाएगी, जो क्लास का नाम होता है वही टेबल का नाम बन जाता है। अगर मैंने यहाँ पे इसका क्लास का नाम दिया होता टू डू माई ऐप ऐसा दिया होता, तो टेबल का नाम बन जाता टू डू _my_ऐप, ऐसा कुछ एक बन जाता। लेकिन हम लोग चाहें तो मैन्युअली भी टेबल का क्या नाम होगा वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक और एनोटेशन लगा के, जिस एनोटेशन को हम लोग बोलते हैं टेबल एनोटेशन, @टेबल। ये भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। जावा जकार्ता persistence टेबल से इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे टेबल के अंदर नेम क्या होगा, इस टेबल का नाम होगा, मैं बोल देता हूँ इस टेबल का नाम होगा टू डूज़ लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, क्योंकि टू डू तो हमारी क्लास का नाम है, मैं बोलता हूँ उसका नाम होगा टू डूज़। तो अब डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनेगी जिसका नाम होगा टू डूज़, उसके अंदर ये सारे रोज़ होंगे, रोज़ नहीं होंगे, कॉलम्स होंगे, ठीक है। रोज़ तो जो डेटा हम लोग एंटर करेंगे फिर वो होगा, लेकिन एक प्राइमरी की ये होगी। अब यहाँ पे हमको बनाने पड़ेंगे गेटर्स एंड सेटर्स बनाने की ज़रूरत क्या है, गेटर एंड सेटर में स्प्रिंग बूट का लेना देना नहीं है। अगर आपने नॉर्मल जावा में कोड किया होगा तो आपको पता होगा, हमने इन सारी फील्ड को तो प्राइवेट कर दिया, किसी और क्लास से मैं नेम सेट ही नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे एक सेटर मेथड चाहिए होगा जो इस नेम को सेट करने के लिए मैं कॉल कर पाऊंगा।
तो गेटर एंड सेटर बनाना बहुत ईजी होता है। इंटेलिजे, इक्लिप्स आईडी, आजकल किसी भी मॉडर्न आईडी के अंदर बहुत ईजी होता है। इन सबको सेलेक्ट करिए या फिर डायरेक्टली राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक जनरेट नाम का मेथड आपको दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे क्या जनरेट करना है, दोनों चीज़ें जनरेट करनी है, गेटर एंड सेटर। तो इस पर क्लिक करेंगे, गेटर एंड सेटर, इन सबको शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके किया, आप देखिए गेटर भी बन गया और साथ में सेटर भी बन गया। यानी अगर इस क्लास की आईडी को सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, आईडी को मैं इस तरीके से गेट आईडी करके सेट आईडी करके मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये पब्लिक है, इसको मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, मैं गेट कर सकता हूँ, पब्लिक है। लेकिन ये जो फील्ड है ये प्राइवेट है, यानी किसी और क्लास से मैं डायरेक्टली आईडी को अपडेट नहीं कर सकता। अगर अपडेट करना है तो मुझे इस मेथड को कॉल करके अपडेट करना होगा, इस वाले सेट आईडी को। आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि हम कंट्रोल रख रहे हैं अपने पास में। आईडी जो होगा, क्या आईडी मैं खुद से सेट करूँगा? आप एक बात मुझे बताओ, जब भी आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करते हो तो वो पोस्ट की आपको एक चीज़ तो समझ आती होगी कि इंस्टाग्राम पे जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हो उसकी कोई एक यूनिक आईडी बनती होगी। ठीक है, उसी आईडी से इंस्टाग्राम जब आप वापस से इंस्टा का ऐप खोलते हो तो वो आईडी से ही फैच करता होगा वो पोस्ट को, है ना। या फिर किसी ने मान लो आपके पोस्ट को रिपोर्ट कर दिया, या फिर आपने किसी पोस्ट को रिपोर्ट कर दिया। अब रिपोर्ट करते टाइम में इंस्टाग्राम के डेटाबेस में, इंस्टाग्राम के बैकएंड में कुछ तो होगा ना ऐसा यूनिक जो उस पोस्ट को बताएगा। या फिर ऐसा होगा कि Geek24 का लेटेस्ट वीडियो है, उसको रिपोर्ट करना है मुझे। अब बैकएंड को थोड़ी पता है कि Geek24 का लेटेस्ट वीडियो कौन सा, उसको रिपोर्ट करना है। तो आप जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो क्या आप आईडी भेजते हो? नहीं भेजते। आईडी कहाँ से जनरेट होती है? खुद से जनरेट होती है। कौन जनरेट करता है? इंस्टाग्राम का बैकएंड या फिर इंस्टाग्राम का डेटाबेस, इंस्टाग्राम का सर्वर खुद से जनरेट करता हो। आईडी खुद से जनरेट होनी चाहिए। अब कैसे बताएंगे हम लोग? यहाँ पे अगर एसक्यूएल की क्यूरी लिख रहे होते तो एसक्यूएल की एक क्यूरी होती है जिसमें हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे करना और भी सिंपल है, उस क्यूरी से भी ज़्यादा सिंपल है। हमको यहाँ पे एक और एनोटेशन लगाना है आईडी के ऊपर। मैं चाहता हूँ आईडी जो है वो जनरेट हो, तो मुझे यहाँ पे एक मेथड एक एनोटेशन यूज़ करना है, @जनरेटेड वैल्यू। जनरेटेड वैल्यू में हमको डिफ़ाइन करनी होती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगा जनरेशन टाइप ऑफ ऑटो दे देते हैं, या फिर मैं जनरेशन टाइप ऑफ आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे जनरेशन टाइप हैं, एक है ऑटो, एक है आइडेंटिटी, एक है सीक्वेंस, एक है यूयूआईडी। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आइडेंटिटी, लेकिन बाकी सारे क्या हैं? ऑटो का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली डिसाइड करे, लेकिन क्या डिसाइड करे? पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो स्प्रिंग बूट का कोड जब चलेगा, जब जावा का कोड चलेगा, तो हम लोग बिना आईडी के, बिना यूज़र से आईडी लिए हम लोग आईडी के बिना ही डेटाबेस में सेव करेंगे। और डेटाबेस जब सेव कर देगा तो डेटाबेस एक यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट, यानी खुद से हर बार एक नई आईडी जनरेट करके रिटर्न कर देगा हमारे कोड को, और हाइबरनेट उस रिटर्न आईडी को रीड कर लेगा। तो ये होता है आइडेंटिटी। एक और होता है सीक्वेंस। पोस्टग्रेस की टर्म्स में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टग्रेस सीक्वेंस को बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है। पोस्टग्रेस कुछ क्रिएट करता है, कुछ ऐसा क्रिएट करता है, क्रिएट सीक्वेंस, SEQUENC सीक्वेंस, टू डू सीक्वेंस, टू डू अंडरस्कोर सीक्वेंस, इस तरीके से कुछ एक क्रिएट करता है। ठीक है, और हर बार जब भी इंसर्शन परफॉर्म होने वाला होता है तो नेक्स्ट वैल्यू करके या फिर नेक्स्ट वैल करके, बेसिकली वैल करके टू डू सीक्वेंस में से नेक्स्ट सीक्वेंस पोस्टग्रेस निकाल लेता है। अब इसके इंटरनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारे पास में था आइडेंटिटी यानी हम लोग पहले सेव कर देते थे बिना आईडी के, उसके बाद में हमको आईडी मिल रहा था डेटाबेस से और हम लोग उसको रख रहे थे अपने पास में। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि पहले हमको आईडी मिल जाएगा, उस आईडी से फिर हम लोग सेव कर देंगे, यानी कि डेटाबेस पहले हमको आईडी दे देगा, उस आईडी को हम लोग यूज़ करेंगे और फिर सेव करेंगे। तो यही है, हाइबरनेट को पहले आईडी नहीं मिल रहा था, डायरेक्टली सेव हो रहा था, फिर आईडी मिल रहा था। इस केस में हाइबरनेट को पहले आईडी मिलेगा, उस आईडी से हम लोग फिर सेव कर दें। ऑटो का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस यूज़ करना है या आइडेंटिटी यूज़ करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्प्रिंग बूट है वो जज कर लेगा बेस्ड ऑन डेटाबेस किस टाइप का है। अगर डेटाबेस पोस्टग्रेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटो है वो सीक्वेंस सेट कर देगा, और अगर पोस्टग्रेस के अलावा माई है तो माई में सीक्वेंसिंग जैसा नहीं होता कुछ, तो वो आइडेंटिटी सेट कर देगा। अब आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज़ करें क्योंकि जनरली बिगनर लेवल प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिटी यूज़ होता है। आगे जाके हम लोग और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यूयूआईडी वगैरह को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग आइडेंटिटी को ही यूज़ करते हैं। यानी जब भी आप सेव करोगे ऑटोमेटिकली आईडी इंक्रीज़ होती रहेगी बाय वन। ठीक है, तो हर बार आप अगर 10 एंट्री सेव करा रहे हो तो पहले की 1 आईडी हो जाएगी, 2, 3, 4 ऐसे करके चलता रहेगा। और हमने लॉन्ग लिया है तो कुछ
क्वाड्रिलियन एंट्रीज आप सेव करा सकते हो। अगर आप इंटीजर लेते तो आप शायद कुछ 2 बिलियन 2 पॉइंट कुछ बिलियन एंट्रीज सेव करा सकते हो, जो कि ओके था हमारे एप्लीकेशन के लिए, लेकिन हमने फिर भी लॉन्ग ले लिया। प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर भी हम लोग लॉन्ग ही लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक फील्ड और ऐड करनी है, यानी डेटाबेस की टेबल के अंदर मुझे एक कॉलम और चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका नाम, मैं बोलता हूँ कि मुझे बुलियन टाइप की एक फील्ड चाहिए कंप्लीटेड। पता तो चले हमारा टास्क कंप्लीटेड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हमारा टास्क कंप्लीटेड हो गया होगा तो हम लोग इसको मार्क करेंगे ट्रू, एल्स हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इसको फॉल्स से। एक चीज़ आपने नोटिस करी कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे हमने बुलियन यूज़ किया है, यानी हमने ये वाला बुलियन यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया है रैपर क्लासेस का। यहाँ पे लॉन्ग में भी हमने जो रैपर क्लासेस है उसको यूज़ किया है, हमने इस तरीके से लॉन्ग यूज़ नहीं किया, यानी हमने प्रिमिटिव्स यूज़ नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव्स जब हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे बुलियन यूज़ करता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती कि अब ये बुलियन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, नल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग को भी अगर मैं प्रिमिटिव बना दूँ तो या तो ये आईडी होगी या फिर ज़ीरो होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू लॉन्ग की जो होती है आप देख लीजिएगा, लेकिन जितना मुझे याद है इंटीजर की तो ज़ीरो ही होती है। तो अगर इंटीजर बना रहे होते इसको तो हम लोग INT नहीं लिखते, प्रिमिटिव नहीं यूज़ कर रहे होते। मैं यूज़ करता इंटीजर, ये वाला जो इंटीजर होता है जिसको हम लोग रैपर क्लास बोलते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि डेटाबेस से ये टेबल जो है या आप बोल सकते हो ये जो क्लास है ये डेटाबेस की टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या मतलब है डेटाबेस की टेबल को रिप्रेजेंट करने का? जावा के अंदर जो प्रिमिटिव इंटीजर होता है वो या तो ज़ीरो होगा या तो कुछ नंबर होगा, नल नहीं होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डेटाबेस के अंदर, पोस्टग्रेस के अंदर आईडी नल हो सकती है। इस कंप्लीटेड या फिर जो कंप्लीटेड बुलियन है, या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर डेटाबेस में फॉल्स हो सकता है, लेकिन डेटाबेस में नल भी हो सकता है। अगर हमारे डेटाबेस में ये वैल्यू कभी नल आ गई और हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा होता प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव बुलियन मतलब वो नल ले ही नहीं सकता, तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश कर जाता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने जो आईडी बनाई है लॉन्ग टाइप की बनाई है, यहाँ पर तो कभी भी हम लोग प्रिमिटिव यूज़ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे बुलियन में एक बार को आप फिर भी कर दोगे तो हम लोग कोड करके हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्कुल कतई नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लोग JPA यूज़ करने वाले हैं, JPA की कुछ स्पेशल मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे। यानी कि हम लोग टेबल को जैसे क्रिएट करने के लिए SQL नहीं लिख रहे हैं ना, वैसे हम लोग सेव कराने के लिए भी SQL नहीं लिखेंगे। तो JPA का एक स्पेसिफिक रूल है, अगर आईडी मिल रही है मतलब अपडेट करना है, ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है, आईडी मिल रही है अपडेट कर दो उस रो को। आईडी नहीं मिल रही है, आईडी नल मिल रही है, तो एक नई रो क्रिएट करनी है। ये हम लोग मेथड्स आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तो हमने जस्ट एक मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने के लिए बता दिया। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इस पार्ट को अभी आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली है कि ये यहाँ पे कभी भी प्रिमिटिव नहीं होंगे, डेटा टाइप्स हमेशा रैपर क्लास होंगी। अब लॉम्बॉक क्या करता है? लॉम्बॉक डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमारे कोड में जो इतना सारा क्लटर है, सेटर गेटर, इन सब को लिखने की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। कैसे ख़त्म कर देता है? लॉम्बॉक बोलता है कि ये सारी चीज़ें तो आपको एनीवेज करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जावा के अंदर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये सारे बने बनाए दे देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इन सब को यहाँ से हटा सकते हैं और लॉम्बॉक को बोल सकते हैं, एक एनोटेशन दे के हम लोग लॉम्बॉक को बोल सकते हैं कि मेरे लिए गेटर सेटर बना दो। यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस क्लास के ऊपर लिख देता हूँ @getter। आप देखो लॉम्बॉक से ये गेटर आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा लॉम्बॉक से, यानी लॉम्बॉक सारे गेटर मेथड्स बना दो। सारे गेटर मेथड बन गए। लॉम्बॉक मेरे लिए सारे सेटर मेथड बना दो, सारे सेटर मेथड बन गए, दैट्स ऑल। अगर हमको चाहिए कि इस टू डू के अंदर हम लोगों को एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, यानी कि इस तरीके का मुझे एक मान लो पहले हम बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर पब्लिक टू डू, कुछ एक हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है आई होप आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो एक वीडियो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वो एक बार देख लेना, कंस्ट्रक्टर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए अगर हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है, या तो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाना है, इंटीजर तो नहीं है हमारे पास में, लॉन्ग मान लो आईडी हमको मिल रहा है दिस डॉट ID इज इक्वल्स टू ये आईडी, अगर हमको इस तरीके से सेट करना है, हम लोग नहीं करेंगे ऑफकोर्स, ये चीज़ें स्प्रिंग बूट हमारे लिए करता है, हम लोग देखेंगे उसको, लेकिन फिर भी हमको नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट स्प्रिंग बूट को पड़ती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एनोटेशन देंगे @नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, एंड @ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा क्लीन है और इन एनोटेशंस को यूज़ करके हमारी आधे से ज़्यादा चीज़ हो गई।
बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस कोड को क्या रीस्टार्ट कर सकते हैं, एक बार सर्वर को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं क्या होता है। तो होपफुली कुछ ब्रेक नहीं होगा, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हाइबरनेट ने हमारे लिए लिखी है, और मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने रिसोर्स में एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में ये लाइन डाली थी कि भाई हमको हमेशा JPA का SQL दिखाना, तो देखिए spring.jpa.show_sql ट्रू करने से हमको SQL दिख रही है, यानी कि ये SQL क्रिएट हो गई। क्रिएट टेबल टू डूज़, नाम टू डूज़ क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम दिया था टू डूज़। क्रिएट टेबल टू डूज़, इंटीजर बिग इंटीजर, ठीक है, लॉन्ग को बिग इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। जनरेटेड बाय डिफ़ॉल्ट एज आइडेंटिटी, ये सिंटैक्स है, ठीक है, SQL का, जिससे ऑटो जनरेशन वर्क करेगा। कंप्लीटेड एक बुलियन बना दिया, ठीक है। क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, डिस्क्रिप्शन टाइटल प्राइमरी की हमने आईडी को बना दिया। तो ये एक SQL लिख दी है हमारे लिए हाइबरनेट ने। हमने SQL को हाथ भी नहीं लगाया, हमने बस ये क्लास लिखी, एंटिटी क्लास, इस कोड को रन किया, और हमारे डेटाबेस में क्या कोई एक टेबल बन गई होगी। अगर बन गई होगी तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे वापस से जाता हूँ Git24 के अंदर, टू डू Git24 टेबल्स के अंदर जाते हैं। कुछ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्या टेबल नहीं बनी? बनी है, हमको बस रिफ़्रेश करना है। राइट क्लिक करते हैं इस पर, रिफ़्रेश का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं। दैट्स ग्रेट, वी हैव क्रिएटेड अ टेबल इन PostgreSQL यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड जावा एंड JP एंड वॉट नॉट। कमाल है। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं क्यूरी कंसोल ओपन कर सकता हूँ, और मैं एक सिंपल क्यूरी सेलेक्ट वाली क्यूरी चलाता हूँ, और देखते हैं कि इस टेबल में क्या कुछ है। कुछ नहीं होगा, अभी तो खाली टेबल होगी, लेकिन हम लोग फील्ड देख लेते हैं सब सही सही से बनी है कि नहीं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टू डूज़, तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, यहाँ पे रन का ऑप्शन, इसको रन करेंगे तो देखिए हमारे पास में आईडी आ गया, कंप्लीटेड आ गया, क्रिएटेड आ गया, डिस्क्रिप्शन टाइटल, यही सब तो हमको चाहिए था। और अब इनके अंदर हम लोग हमारे टू डूज़ को सेव करते जाएंगे, और इसी तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन है वो बनता जाएगा।